सोशियोपीडिया चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा समाज मतलब हमारी सोसाइटी जैसी आज है वैसी क्यों है? आज हम मिलेंगे 3 ऐसे जबरदस्त विचारकों से जिन्होंने हमारे समाज को देखने का, उसे समझने का तरीका ही बदल दिया। हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 4 इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट्स के बारे में। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सोशियोलॉजी की जड़ों तक। देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी क्रांतियों से इस सब्जेक्ट का जन्म हुआ। फिर हम मिलेंगे हमारे 3 हीरोज से। पहले हैं कार्ल मार्क्स, जो समाज को एक जंग के मैदान की तरह देखते हैं। फिर आएंगे एमिल दुर्खीम, जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाज एक साथ जुड़ा कैसे रहता है। और आखिर में मैक्स वेबर, जो हमें मॉडर्न दुनिया के रूल्स और लॉजिक के बारे में बताएंगे। और हाँ, एंड में हम इन तीनों के आइडियाज को एक साथ रखकर देखेंगे कि आज की दुनिया को समझने में ये हमारी कैसे मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ वर्ल्ड इन रेवोल्यूशन, यानी क्रांति से भरी दुनिया। एक बात समझ लीजिए, सोशियोलॉजी किसी शांत लाइब्रेरी में बैठकर लिखी गई किताब नहीं है। नहीं, इसका जन्म हुआ था उथल-पुथल के बीच, यूरोप के इतिहास के सबसे तूफानी दौर में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बदल रहा था, पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थी और एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। और पता है, इसीलिए सोशियोलॉजी को अक्सर क्रांति के युग का बच्चा या चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये उन सवालों का जवाब देने की एक कोशिश थी जो उस वक्त हर किसी के दिमाग में थे कि भाई ये दुनिया इतनी तेजी से बदल क्यों रही है। ये जो नए नए शहर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये नए आइडियाज आ रहे हैं, इन सब का आखिर मतलब क्या है। और इस जबरदस्त बदलाव के पीछे ना 3 बड़ी ताकतें थीं। सबसे पहले था द एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञानोदय का दौर। इसने लोगों को तर्क और विज्ञान की नज़र से दुनिया को देखना सिखाया। फिर हुई द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, जिसने राजशाही को खत्म कर दिया और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया। और आखिर में आई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने गांव की जिंदगी को शहर में बदल दिया और किसान अब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बन गए। समझिए कि ये 3 बड़े तूफान एक साथ आए और इन्होंने एक ऐसी नई दुनिया बना दी जिसे समझने के लिए एक नए साइंस की जरूरत थी, और वही साइंस था सोशियोलॉजी। तो अब मिलते हैं हमारे पहले थिंकर से, कार्ल मार्क्स। देखिए, मार्क्स के लिए सोसाइटी कोई पीसफुल, शांत जगह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये एक अखाड़ा था, एक बैटल ग्राउंड, जहां हमेशा एक संघर्ष, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। अब मार्क्स को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसे आप समाज की नींव मतलब फाउंडेशन समझिए, और जैसी नींव होगी वैसी तो ऊपर की इमारत बनेगी, है ना। तो ये नींव ही तय करती है कि समाज का कानून, राजनीति, कल्चर, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका कैसा होगा। और ये नींव बनी है 2 चीज़ों से। पहली, प्रोडक्टिव फोर्सेस, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी और लेबर कैसा है। और दूसरी, प्रोडक्शन रिलेशंस, यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं, ज़मीन है, उनका मालिक कौन है। मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक इंगल्स ने अपने एक बहुत ही फेमस कोट में इसी बात को कहा, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब यह है कि अब तक की पूरी इंसानी हिस्ट्री असल में क्लास स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है। उनके लिए इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी अमीर और गरीब के बीच, मालिक और मजदूर के बीच लगातार चलने वाले संघर्ष की। तो सवाल उठता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये संघर्ष किसके बीच है। मार्क्स ने 2 मेन प्लेयर्स की पहचान की। एक तरफ है बुर्जुआजी, यानी कैपिटलिस्ट क्लास। ये वो लोग हैं जो फैक्ट्री, जमीन और पैसे के मालिक हैं। और दूसरी तरफ है प्रोलेटेरिएट, यानी वर्किंग क्लास। इनके पास अपनी मेहनत, अपने श्रम के अलावा बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। मार्क्स के मुताबिक ये एक अनइक्वल फाइट है और यही कैपिटलिज्म की जड़ है। चलिए अब मार्क्स के कॉन्फ्लिक्ट वाले आइडिया से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एमिल दुर्खीम से। दुर्खीम का फोकस एकदम अलग था। वो ये नहीं देख रहे थे कि समाज टूटता कैसे है, बल्कि वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर समाज एक साथ जुड़ा कैसे रहता है। वो कौन सी चीज़ है जो हम सबको एक साथ बांध कर रखती है। दुर्खीम का सबसे बड़ा आइडिया था सोशल फैक्ट्स का। ये क्या है? ये है समाज के वो अनदेखे नियम, वो वेज ऑफ एक्टिंग एंड थिंकिंग जो हमारे ऊपर एक तरह का दबाव बनाते हैं।
एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप ट्रैफिक लाइट पर क्यों रुकते हैं, तब भी जब आसपास कोई पुलिस वाला ना हो? क्योंकि ये एक सोशल फैक्ट है। ये नियम हमारे अंदर से नहीं, बाहर से आते हैं और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। दुर्खीम के लिए सोशियोलॉजी इन्हीं अनदेखी ताकतों की साइंटिफिक स्टडी है। तो फिर समाज को एक साथ जोड़े क्या रखता है? दुर्खीम ने दो तरह की सॉलिडेरिटी, या कह लीजिए कि दो तरह के सोशल ग्लू की बात की। पुराने यानी प्रिमिटिव समाज में होती थी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। यहाँ सब लोग लगभग एक जैसे थे, एक ही तरह का काम करते थे, एक जैसा सोचते थे, तो एकता अपने आप बन जाती थी। लेकिन आज के मॉडर्न समाज में यहाँ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। हम सब अलग अलग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी डिपेंडेंसी से समाज जुड़ा रहता है। तो मार्क्स और दुर्खीम के बाद अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी थिंकर मैक्स वेबर की। वेबर का फोकस था मॉडर्न दुनिया पर और इस बात पर कि कैसे हमारी दुनिया में लॉजिक, रूल्स और एफिशिएंसी, मतलब तर्क और नियम कानून, सब कुछ पर हावी होते जा रहे हैं। अब देखिए, वेबर का अप्रोच मार्क्स और दुर्खीम दोनों से काफी अलग था। उनका मानना था कि समाज को सिर्फ बाहर से देखकर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को स्टडी करके नहीं समझा जा सकता। नहीं, आपको लोगों के एक्शन के पीछे का मतलब समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि लोग जो कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी क्या सोच है। इसी को उन्होंने कहा इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। वेबर के लिए इस रैशनैलिटी और रूल्स वाली मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा सिंबल था ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही। आप अपने स्कूल, कॉलेज या किसी सरकारी ऑफिस के बारे में सोचिए। हर काम के लिए फिक्स रूल्स हैं, फाइलें हैं, एक हायरार्की है ना? वेबर ने माना कि ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, काम को आसान बनाता है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी एक दिन आयरन केज, यानी एक लौह पिंजरा बन सकती है, जो हमारी इंसानियत और क्रिएटिविटी को कैद कर लेगी। तो ये थे हमारे तीन बड़े विचारक, मार्क्स, दुर्खीम और वेबर। तीनों ने समाज को अलग अलग नजरिए से देखा। चलिए अब एक साथ रख के देखते हैं कि इन तीनों में क्या खास था। ये टेबल इन तीनों के आइडियाज को बहुत अच्छे से समराइज करती है। देखिए, कार्ल मार्क्स के लिए मॉडर्न सोसाइटी का मतलब था क्लास स्ट्रगल और शोषण। एमिल दुर्खीम के लिए इसका मतलब था एक नए तरह की एकता जो हमारी एक दूसरे पर निर्भरता से आती है। और मैक्स वेबर के लिए ये एक आयरन केज था, नियमों और ब्यूरोक्रेसी का एक जाल। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सही है। सच तो ये है कि कोई एक जवाब नहीं है। ये तीनों असल में हमें समाज को देखने के लिए तीन अलग अलग लेकिन बहुत पावरफुल चश्मे देते हैं। तो टेक अवे क्या है? यही कि ये तीनों विचारक आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जो मैं चाहूंगा कि आप सब सोचें। आज की हमारी दुनिया को समझने के लिए सबसे अच्छा लेंस कौन सा है? क्या हमारी दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट सबसे बेहतर तरीके से समझाता है, या सॉलिडेरिटी, या फिर रैशनैलिटी? सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।